लॉयर जो डिग्निफाइड प्रोफेशन है वो कम से कम लोअर कोर्ट में नहीं मेंटेन हो रहा है। चैम्बर होने का बहुत साइकोलॉजी का फर्क है क्लाइंट के ऊपर। जब फीस कोट करते 1 लाख 2 लाख या 50,000 पे, वो कहता है कि जिस बंदे के पास अपना स्पेस नहीं है, हाउ ही विल जस्टिफाई माई केस। हल्के में लेते हैं। आप उनको फीस बोलोगे वो कहेंगे यार इनको मैं क्या फीस दूं, इनका तो कोई मुझे दिख ही नहीं रहा, लेवल नहीं दिख रहा। अब जो वकील 15,000 20,000 रेंट देगा वो क्या कमाएगा, कितना का, ऊपर से पुलिस का भ्रष्टाचार। जैसे हमने वकालतनामा फाइल किया तो 25 रुपया का हमें वेलफेयर देना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को। वो किस लिए? हमारा क्या वेलफेयर है? हमें क्या ये इनह्यूमन तरीके से जो हमें दिया जा रहा है यही है? पूरे देश की प्रॉब्लम है ये खाली एक 30,000 की नहीं, पूरे वकील समाज की प्रॉब्लम है। हम भी तो कोर्ट के ही बच्चे हैं ना। वकील समाज के न्यायिक तंत्र की रीढ़ होते हैं। वो कानून की गहराई समझते हैं, अपने मुवक्किलों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और न्याय की स्थापना में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके तर्क और प्रतिबद्धता समाज में विश्वास और संतुलन बनाए रखते हैं। ये वही हैं जो कितनों की तकलीफ सुनते हैं, सुलझाते हैं। उनकी तकलीफ समझने आज खबरगांव पहुंचा है दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट। ये है शिवराम शर्मा, एक कॉम्पिटेंट और मेधावी वकील। इनके बात करने का तरीका, वकीलों के मुद्दों की जानकारी और समझ इनके टैलेंट को बयां करती है। 10 साल से ऊपर इन्हें प्रैक्टिस करते हो गया है, पर अब तक इनके पास अपना चेंबर नहीं। देखिए, ये है 30 हजारी का एक राठी ब्लॉक। ये एक स्पेस दिया हुआ है वकीलों के लिए जिनके पास अपने चैम्बर्स नहीं हैं। वो एक ओपन स्पेस में, एक हॉल के अंदर तकरीबन 200 से 300 सीट्स बनाई हुई है, जिसमें जो है लोग शेयर करते हुए क्लाइंट्स को अपने डील करते हैं। ये हमारे अनस सर हैं। ही इज इन दिस प्रोफेशन सिंस 2003। इनके कम से कम 8 से 10 एसोसिएट्स हैं जो सेम सीट के ऊपर बैठते हैं, एंड नाउ दे आर डीलिंग देयर क्लाइंट्स इन दी ओपन ओनली। ऐसे ही बहुत सारे वकील हैं जो हमारे ओपन में डीलिंग करते हैं, क्लाइंट डीलिंग करते हैं। दिस इज हाउ दे आर डीलिंग। तो कैसे प्राइवेसी मेंटेन होगी, कैसे वो अपने क्लाइंट्स को डील कर पाएंगे? They have to hide somewhere so that the voices cannot be heard by somebody else. ऐसे ही और भी हैं, और हमारे वकील साहब हैं, हमारे जगदीश सर है या हमारे हरवीर सर हैं। अब हरवीर सर की टीम इतनी बड़ी है, see how many people are there। अगर ये ओपन में क्लाइंट डीलिंग करते हैं, so many problems are being faced by him। He is a senior leader of our आजाद चंद्रशेखर पार्टी, आजाद समाज पार्टी। लेकिन इनके साथ भी ये इशू है। He is in the profession more than 20 years। He is also facing the same problem। He is not having the facility of the chamber। ऐसे हमारे बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है। ऐसे तकरीबन 8 से 10 चैम्बर्स हॉल हैं। अच्छा, जिस 8 से 10 है, जिसके अंदर तकरीबन 2 से 3 हजार एडवोकेट्स उसके अंदर बैठते हैं। ये हमारे मनोज सर हैं। सर की मैडम भी जो है एडवोकेट हैं। दे आर प्रैक्टिसिंग सिंस 2006। इनके पास अपने क्लाइंट डीलिंग, इनको जो है ना हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन कभी भी अपने प्राइवेट में जो है ओपन स्पेस की वजह से प्राइवेट डीलिंग नहीं कर पाते हैं। ही इज ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। ऐसे बहुत सारे वकील हैं। ये देख लीजिए कितनी सारी सीट्स हैं यहाँ पर। यहीं पर ही जो लोग जो है पब्लिक डीलिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पर वेंडर्स भी आते रहते हैं, यहाँ पर कुत्ते भी आते हैं, यहाँ पीछे अगर आप देखें बंदर भी हैं। यहाँ अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट अटेंड करना चाहते हो तो नेटवर्क है ही नहीं। ये एक वाईफाई है, ये भी बंद पड़ा रहता है। मैनी टाइम्स कभी कभी चालू रहता है, महीने में एक हफ्ता चालू रहता है, 3 हफ्ता बंद रहता है। जब भी हम बाहर से कंप्लेंट करते हैं, कहते हैं कि हाँ जी टेक्निकल इशू है। तो कैसे हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो फैसिलिटी कोर्ट ने दी है, हम उसको कैसे अवेल करेंगे? दिस इज बार फंडेड, बट काम ही नहीं करता है। अभी भी आप देखेंगे इसमें सिग्नल नहीं है। अभी कंप्लेंट करेंगे, कह रहे हैं जी अभी हम टेक्निकल उससे रिजॉल्व कराते हैं, देयर आर टेक्निकल इश्यूज। जिस मुद्दे को समझने खबरगांव की टीम 30 हजारी कोर्ट पहुंची है, उसे वकीलों से बेहतर कौन समझ और समझा पाएगा। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि चेंबर्स की कमी का मुद्दा असल में कितना बड़ा है और क्या मौजूदा स्थिति में उनके उपाय मिलना मुमकिन है। नमस्कार, मैं एडवोकेट शिवराम शर्मा। मैं 30 हजारी के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। 2018 तक मैंने एक अपने सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस किया। ही वॉज हैविंग हिज ओन चैम्बर 426 वेस्टर्न विंग। उसके बाद जब इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, उसके बाद मेरे पास अपने खुद के लिए कोई भी चैम्बर नहीं, और एक वकील के लिए अपना खुद का चैम्बर ना होना आज की तारीख में उसके सर्वाइवल के लिए इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। क्योंकि हमें जब अपने क्लाइंट के साथ में डीलिंग करना होता है, देयर आर सो मैनी प्राइवेट थिंग्स
जिसमें एक क्लाइंट जो है वो हमसे प्रिवेसी चाहता है, लेकिन जब हमारे पास अपना खुद का चैम्बर नहीं होता, जब हम ओपन स्पेस के अंदर उनसे किसी भी क्लाइंट से डीलिंग करते हैं या पब्लिक प्लेस में करते हैं, तो वहाँ पर वो अपने बातें खुल के नहीं बता सकता हमारे को। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो वो प्राइवेट रखना चाहता है। वो एक जैसे एक डॉक्टर या वकील को हर चीज़ खुल के बतानी चाहिए, वो पब्लिक प्लेस में नहीं बता सकता। तो यहाँ पर एक इशू आता है, वो हमारे सारी चीज़ें जो है बता नहीं पाता है। कई चीज़ें होती है फ़ोन पे डिस्कस नहीं हो पाती है या पब्लिक प्लेस में नहीं बता पाता है, और वो लूप होल्स जो है हमारे को केस के अंदर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा कोई भी क्लाइंट हमारे को जो डॉक्यूमेंट देता है या हमारी जो फाइल्स होती हैं उसको रखने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। हमारे पास अपना स्पेस नहीं है, तो जो कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, उसके अंदर क्लाइंट क्या करता है, हमारे को ओरिजिनल सेल डीड देता है या ओरिजिनल पेपर्स देता है। वो सोच के देता है कि हाँ वो जो भी वकील है वो उस चीज़ों को संभाल के रखेगा, लेकिन जब हमारे पास अपनी खुद की जगह नहीं होगी, खुद का चैम्बर नहीं होगा, तो हम उन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ संभाल के रखेंगे। इसके अलावा जब हम किसी भी केस की तैयारी करते हैं, हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती है जिसको हमें रेफ़र करना होता है, बहुत सारी जजमेंट है, बहुत सारी जो है लॉ रिपोर्ट्स है जिनको हमें कोट करना होता है, लेकिन जब हमारे पास अपनी जगह नहीं होती, उन बुक्स को हम परचेज़ नहीं कर पाते। हमको इंटरनेट से जो है उनके प्रिंट आउट लेना पड़ता है। वो जो कॉपी हम इंटरनेट से निकालते हैं वो कोर्ट के अंदर वैलिड नहीं होती। जो बुक्स के अंदर दिया हुआ है एकदम एक्यूरेट चीज़ दी हुई है, जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट रेफ़र करते हैं, तो जुडिशरी जो है, जजेस जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं और उस चीज़ को कंसिडर करते हैं। लेकिन ये चीज़ें ना होने की वजह से हमें बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, और किसी भी एक यंग लॉयर के लिए इस फील्ड के अंदर सर्वाइव करना विदाउट अ चैम्बर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जो आज की तारीख में 10 साल प्रैक्टिस होने के बाद भी आज मैं इसको फेस कर रहा हूँ। प्रोसीजर के बारे में भी बता दीजिए, आप बताना चाहें, कोई और बताना चाहे कि चेंबर के लिए अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर होता है, और क्यों है ऐसा कि इसमें इतना लैग रहता है कि डिस्पाइट 10 years ऑफ प्रैक्टिस यू हैव नॉट बीन एबल टू गेट अ चेंबर ऑफ योर ओन। एंड प्रोसेस तो ये होता है कि वी हैव टू अप्लाई इन आवर बार एसोसिएशन फॉर अ न्यू चैम्बर, और जब हम एज़ पर सीनियोरिटी, एज़ पर दी अवेलेबिलिटी ऑफ दी चैम्बर्स, जैसे ही कोई चैम्बर एम्प्टी होगा, खाली होगा, तो वो जैसे ही सीनियोरिटी के बेसिस पे वो चैम्बर अलॉट होता है। तो देयर आर सो मैनी एडवोकेट्स, दिल्ली के अंदर 1 लाख से ज़्यादा वकील हैं, चैम्बर ज़्यादा से 20-25 हज़ार हैं। सो देयर इज़ सो मच पेंडेंसी जो है, जिसको कोई भी बार एसोसिएशन उसको पूरा नहीं कर सकती। इसी वजह से कई सारे वकील आपको रोड पे खड़े हुए मिल जाएंगे, पब्लिक प्लेसेस में मिल जाएंगे, कैंटीन्स के अंदर मिल जाएंगे, लाइब्रेरीज़ के अंदर मिल जाएंगे, जो अपने जो है ना केसेस की प्रिपरेशन करते हैं, क्लाइंट से डीलिंग करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि उनको सर्वाइव कैसे करेंगे। सर्वाइवल का जो है यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनके पास अपना स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है तो क्लाइंटेज नहीं आएगा। जो क्लाइंट होगा वो भी चाहेगा कि मुझे अच्छी सर्विसेज मिले, लेकिन चैम्बर्स ना होने की वजह से हम उनको अच्छी सर्विस दे नहीं पाएंगे। तो सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम में। सर 1 लाख जैसे आप बता रहे थे कि एस्टिमेट फिगर आपने दी कि 1 लाख लॉयर्स हैं और 25,000 लोगों को, मतलब 1/4 ऑफ इट उन लोगों को अलॉट होते हैं चैम्बर्स या मिल जाते हैं। तो 3/4 जो वकील हैं वो विदाउट चैम्बर्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो कोई ऐसी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है जो आपके ग्रीवांसेस सुने या काम करे इस दिशा में? कुछ है ऐसा जो किया? हमारी बार एसोसिएशन हमें भरोसा देती है कि हम आपको स्पेस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पर इतनी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हर किसी को 100% जो है किसी को सेटिस्फाई करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसी वजह से, क्योंकि आज की तारीख में एवरी ईयर ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार डेल हर एवरी ईयर जो है नए एडवोकेट्स एनरोल होते हैं, तो सबको अकोमोडेट करना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर आवर बार एसोसिएशन। और जुडिशरी को भी देखना चाहिए कि जो है नए जो है चैम्बर्स ब्लॉक बनाए जाएँ। देयर आर सो मैनी स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस इन सो मैनी कोर्ट्स, देयर आर एंड जुडिशरी ऑल्सो नोज अबाउट दैट। उसमें अगर वो उसमें स्पेसिस क्रिएट करे, सीट्स बनाए, चैम्बर्स बनाए और वो नए एडवोकेट्स को अलोकेट करे, तो इट विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर अस। आप में से कोई और अपनी ओपिनियन नाम बता दीजिए। मैं जगबीर बड़ाना। इसमें एक चीज़ और कहूँगा कि जो वीसी से कोर्ट ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो जज साहब भी कहते हैं कि आप कहीं से भी कर रहे हो तो ये भी प्रॉब्लम है। तो अगर चैम्बर हो तो वहाँ से अपना ये बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये डिफ़िकल्टीज है। That's it. Anybody else? So, चैम्बर के बिना। सर इंट्रोड्यूस कर लीजिए खुद को। अच्छा, मेरा नाम मोहन शर्मा है और 15 साल से मैं तीसरी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और चैम्बर के बिना काम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको जैसा श्री राम जी ने बताया, डिटेल में बताया इन्होंने कि जो भी हमें प्रोसेस करना होता है वो चैम्बर से ही करना होता है। ऐसे ओपन स्पेस में हम उसका
फाइलिंग नहीं कर सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, क्लाइंट से बात नहीं कर सकते। अब जैसे बढ़ाने ये बताया कि बीसी पे भी नहीं कर सकते, बाहर का शोर ज़्यादा आएगा कि चैम्बर नहीं होगा तो वहाँ जजिस बोलते हैं कि आप अपनी लोकेशन चेंज करो, तो बहुत सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ता है। तो चैम्बर तो मस्ट है, उसके बिना काम बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। तो ऐसा कोई बॉडी जैसे शिवराम सर बता रहे थे एग्जिस्ट तो करती नहीं है कि, पर ऐसा होता है कि जैसे आपके किसी एक दोस्त ने चेम्बर उसको अलॉट हो गया और आप लोग साथ में उस चेम्बर को इस्तेमाल कर पाए, ऐसा करते हैं? ऐसा करते हैं, एसोसिएट होकर करते हैं। लेकिन एक ही चैम्बर के अंदर बहुत सारे लोग जब होते हैं तो वो फिर बड़ी समस्या को फेस करना पड़ता है कि सबकी फाइलिंग वही है, हर सिस्टम वही है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। साइज ज़्यादा बड़े हैं नहीं चैम्बर्स के, तो उतने लोगों का बैठना काम करना टफ होता है। सर मतलब बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है आपकी, ओवर अ डेकेड, क्रॉसिंग अ डेकेड, तो आपको लगता है कि इट वुड हैव बीन वे बेटर आपकी कॉम्पिटेंस या आपकी स्किल्स के अगर चेम्बर होता तो आपका करियर ग्राफ भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता इससे, या इंसान का कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है, चेम्बर एज सच बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता? मतलब क्या राय है आप लोगों को? नहीं, चैम्बर का क्लाइंट पे क्या फ़र्क करता है वो बताता हूँ आपको। क्लाइंट जब ऐसे ओपन स्पेस से बात करता है या किसी ऐसी लोकेशन में बात करता है, कैंटीन में बैठा कहीं बैठा, उसको लगता है ये जो वकील साहब है ना, बस मैं गलत जगह फंस गया हूँ, इन पे अपना चैम्बर तक नहीं है, हल्के में लेते हैं। आप उनको फीस बोलोगे वो कहेंगे यार इनको मैं क्या फीस दूँ, इनका तो कोई मुझे दिख ही नहीं रहा, लेवल नहीं दिख रहा। चैम्बर के बिना उसके दिमाग के अंदर ऐसी पिक्चर जाती है कि शायद ये बस ऐसे अपना प्राइस भी अपना कॉस्ट भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। आप जो फीस मांगते हो वो फीस भी आपको प्रॉपर नहीं मिलती, मतलब उसको प्रॉपर एडवोकेट मानते ही नहीं, कहते बस काम चल रहा है इनका, बस ये है, इन पर वकील साहब चैम्बर तक नहीं है तो क्या कमा रहे होंगे और क्या खा रहे होंगे और क्या हम इनको केस देंगे। चैम्बर होने का बहुत साइकोलॉजिकल फर्क है क्लाइंट के ऊपर। चैम्बर में फीस दिया जाता है, वैसे ओपन स्पेस में खड़े होकर बात कर रहे हैं, भाई साहब बैठने की जगह नहीं है, मैं आपसे क्या बात करूँ, तो मुझे आपसे काम ही नहीं कराना, उससे काम भी बहुत खराब होता है। अच्छा, वो मना ही कर देते हैं? शिवराम सर प्लीज। बिल्कुल मना करते हैं। मेरे साथ बहुत एक बार ऐसा हुआ कि एक क्लाइंट आया, मैंने उसे ओपन स्पेस में बुलाया, वो पूछते उसने पता किया कि हाँ जी फलाना वकील के पास कोई अपना चैम्बर है। रास्ते में किसी ने मना कर दिया, वो बंदा, आज उस बंदे को 3 साल हो गए, वो आया ही नहीं। किसी भी क्लाइंट को जब हम ओपन स्पेस में बात करते हैं, उसको हम जब फीस कोट करते हैं 1 लाख 2 लाख या 50,000 पे, वो कहता है कि जिस बंदे के पास अपना स्पेस नहीं है, हाउ ही विल जस्टिफाई माई केस। वो एक चाहेगा कि जहाँ पर उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, जहाँ पर उसको बैठने की जगह मिल रही है, जहाँ पर उसको प्रिवेसी मिल रही है, जहाँ पर उसे लग रहा है कि एनवायरनमेंट है, यहाँ पर जो है ना मेरे केसेस को थॉरोली जो है स्टडी किया जाएगा, सब चीज़ की जाएंगी, तो वो वहाँ जाकर अपना केसेस को जो है ना डिस्कस करना चाहेगा या चाहेगा कि उसके लॉयर को मैं हायर करूँ, ना कि ऐसे लॉयर को जो ओपन स्पेस के अंदर मुझसे बात कर रहा है। तो ये डिफिकल्टी है यहाँ। आप कुछ बोलना चाहिए सर? इंट्रोड्यूस कर दीजिए खुद को। मेरा एडवोकेट चेतन चौधरी है, मैं 11 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या चैम्बर आप देख रहे हो, यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन बहुत से वकील है जी, जिस वकील ने एक चैम्बर हो गया उसी के पास डबल ट्रिपल चैम्बर है। तो हमने बाहर से कई बार कहा कि भाई जैसे आपने 3 फ्लोर में, तो कम से कम जिसके पास चैम्बर नहीं है आप उनको भी तो अलॉट करें इसमें से, लेकिन यहाँ कोई नहीं। 11 साल से तो मैं सुनता हूँ कि 30,000 टूटेगी या ब्लॉक बनेंगे, लेकिन आज तक तो कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पे वही है, ओपन स्पेस है, अगर बाहर वकील खड़ा है तो वकील है ही नहीं, वो जिसके पास चैम्बर वही वकील है। बाहर आते हैं, हर बार वादा करते हैं कि भाई चैम्बर देंगे, कहाँ से देंगे? जब आप एक चैम्बर के ऊपर 3 बिल्डिंग बनाएंगे तो कहाँ से स्पेस मिलेगा? या तो अगर आप 3 चैम्बर बना रहे तो उनमें से किसी को चैम्बर देना उसमें। अब ये एक वकील साहब बना ले, 2 उन्होंने रेंट पे दे रखे। रेंट क्या है? 15,000 में 20,000। अब जो वकील 15,000 20,000 में रेंट देगा क्या कमाएगा, कितना का? ऊपर से पुलिस का भ्रष्टाचार, पुलिस वाले क्या कर थाने में यहाँ के सारे केस सेटल कर लेते हैं वहीं पे, वकील के पास कहाँ जाने देते हैं। बाद में फिर कोर्ट के नायब कोर्ट होते हैं, सरकार में जो DLSA वाले बना दिए उनके लिए होता, तो वहाँ प्राइवेट वकीलों के लिए क्या काम है बताओ? ना कोई बार सोचते, ना BCD सोचती कभी भी, ना BCI का कुछ कर रही। बताओ, मनन मिश्रा अपने पद बना रहे हैं कभी, अब राज्यसभा सांसद वो क्या करा वकीलों के लिए? बताओ क्या किया? किसी वकील को मेडिकल हेल्प हो, इश्यू हो, क्या करते हैं वो बताओ? किसी को अगर किसी को पैसा मिलता है, कोई अगर अपना घर बनाने के लोन चाहिए, बैंक लोन नहीं देते, ना BCD लोन दे रही, ना BCI दे, तो वकील कहाँ से काम करेंगे अपना? ये बहुत सारी प्रॉब्लम वकीलों के लिए, पूरे देश की प्रॉब्लम है ये खाली एक 30,000 की नहीं, पूरे वकील समाज की प्रॉब्लम है। जब हमारे BCI हम चुन के उनको भेजते हैं, मेंबर बनाते हैं, वो क्या करते हैं बताओ? कभी BCI ना के देखा कि हम वकील कैसे कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? कोई भ्रष्टाचार के उनके खिलाफ, कोई पुलिस वाले को भ्रष्टाचार के लिए करते हैं तो उसको भी नहीं, उनको भी कुछ नहीं बोलते, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन होता। क्योंकि जुडिशरी है, पुलिस है, तो वकील जजों का काम चल रहा है, नहीं तो वकील क्या कर रहे हैं? वकील क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। ये है मैडम चैम्बर्स। ये हमारे जगवीर भड़ांज हैं। इन 2022 ये मेट एन एक्सीडेंट,
हमारी बार एसोसिएशन ने या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनके मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई हेल्प नहीं की। फॉर 2 years, फॉर 6 months ही वॉज इन कोमा, और 2 साल तक जो है ये 22 साल की प्रैक्टिस है मेरी, लगभग 22 22 साल की प्रैक्टिस इस मई में 22 साल हो गए। And you still don't have a chamber with you? मैडम चैम्बर तो छोड़िए, इनका ट्रीटमेंट तक के लिए कोई असिस्टेंस नहीं। कोमा में पड़ा रहा, लास्ट में जो है कोमा में पड़ा रहा, क्या हुआ? लास्ट में सिर्फ बार ने एक 25,000 रुपए की जो है एक छोटी सी आर्थिक सहायता करी थी। 25,000 2 साल के लिए एक एडवोकेट जो बिस्तर के अंदर पड़ा हुआ है, अपनी लाइफ के से जो स्ट्रगल करे, जीने मरने का जो है ना सवाल लगे थे। इनके जो स्पाइन के अंदर एक्सीडेंट हुआ था, कमा भी नहीं पा रहा, जो 2 साल बेड पे पड़ा हुआ है और उसकी कोई प्रैक्टिस भी नहीं चल रही है, अपने घर से पैसा लगा रहा है, उसको ना बार वो कर रही है मदद, ना गवर्नमेंट कर रही है। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है, ये इतनी डिग्निटी वाली वो है एडवोकेट्स की। गवर्नमेंट में जहाँ भी कई कोर्टों में गया हूँ, वहाँ देखा वकील टेबल लगा के बैठे हैं और कईयों के तो छप्पर डले हुए हैं। यूपी वगैरह आप कहीं जाएंगे ना, तो वहाँ तो छप्पर डाल के और उसमें एक छोटी सी टेबल लगा के उस पर काम कर रहे हैं, ऐसे भी चल रहा है। मगर गवर्नमेंट को इसमें कुछ सोचना चाहिए कि हर एक एडवोकेट्स के लिए कम से कम एक चैम्बर या 2 एडवोकेट्स के लिए कम से कम एक चैम्बर तो जरूर हो। मेरा नाम विकास कुमार अग्रवाल, एडवोकेट। मैं इसमें ये ऐड ऑन करना, जो भी हमारे वकील भाइयों ने बताया उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आज हर चीज़ का मॉड्यूलाइजेशन हो गया है। उसी तरह हमारे जो प्रोफेशन में हम लोग ऑनलाइन फाइलिंग वगैरह का सारा सिस्टम आ गया, ऑनलाइन फाइलिंग हो गया, ऑनलाइन हेयरिंग हो गई है, जो कि अगर हम देखते हैं पहले हम लोगों को हेयरिंग के लिए कोर्ट में जाना पड़ता था। अब क्या है कि आप अपने चैम्बर में भी बैठ के ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन हेयरिंग कर सकते हो। लेकिन इफ़ यू डू नॉट हैव एनी चैम्बर, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आर्ग्यू इन योर ओपन स्पेस। अगर मैं ओपन स्पेस में आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ तो जज भी बोलेगा ये क्या कर रहा है, और वहाँ से आवाज़ें जो है वो इको होते रहती है। तो ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं हमारे वकील भाइयों को, इसके लिए बार कभी कुछ नहीं करती है, बार कभी नहीं देखती है। और जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी हम यहाँ चैम्बर की बात कर रहे थे, तो चैम्बर में इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया कि अगर आपने अप्लाई किया है चैम्बर के लिए तो यू हैव टू अलॉट एज पर सीनियोरिटी। पर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो भी सीनियोरिटी पे जो चैम्बर खाली होता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो चैम्बर क्या होता है, रीसेल हो जाता है, या जिसकी नॉलेज है उनको वो चैम्बर्स मिल जाते हैं। वो अलॉट होते ही नहीं है, जिनके नाम से अलॉट है वो अपने चैम्बर्स को दूसरे भेज देते हैं। अगर मीन्स क्या होता है, अगर चैम्बर है, उन्होंने चैम्बर खाली किया तो वो चैम्बर जाना चाहिए बार के पास, उससे अलॉट होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। जहाँ तक मेरी हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जो चैम्बर्स खाली होता है वो चैम्बर अपने रीसेल हो जाते हैं। तो इट्स मीन्स कि चैम्बर अलॉट होते ही नहीं है, नए चैम्बर बनते ही नहीं है, नए चैम्बर बन रहे हैं, ना अलॉट हो रहे हैं। जिनके पास है उनके पास है, वो जब जाते हैं तो सेल आउट करके अपना मनी अर्न कर लेते हैं। ये कोई प्रोफेशन तो ये नहीं है कि अगर चैम्बर बार ने किसी को चैम्बर अलॉट किया है, इट डजंट मीन कि आप उससे अपना चैम्बर सेल आउट करके अपने पैसे अर्न कर लो। बार अलॉट करती है तो वो एक प्रोफेशन के लिए करती है, जब आप जा रहे हो उसको आप सेल आउट कर देते हो, जो कि बार अलाउ करती है, बार अलाउ करती है ना, अपना ट्रांसफर चार्जेस ले लेती है। चार्जेस लेती है। यशपाल सैनी एडवोकेट। ये जो क्या है कि यहाँ पे चैम्बर जो है, चैम्बर के यहाँ वैल्यू, अगर रीसेल वैल्यू है ना, कम से कम एक चैम्बर मिनिमम वैल्यू है 15 लाख रुपए। अब भाई बताइए 15 लाख रुपए एक आदमी कहाँ से लेगा? अब जो सर ने कहा ना कि बार कम से कम बार अपने पास तो रखें, बार अलॉट करे 1 लाख, बिल्कुल। अब यहाँ क्या रीसेल हो रहा है, एक चैम्बर की अब कीमत मान लो, यहाँ पे है वेस्टर्न विंग में कह रहे एक चैम्बर की 70 लाख रुपए की कीमत है। अब आप बताओ 70 लाख रुपए, अब आप वो वकील चैम्बर खरीदे 70 लाख रुपए, या अपना प्लॉट खरीद देगा, घर चलाएगा, तो कितनी महंगा करे? तो महंगाई कहाँ से करे? 10-12 बाई चैम्बर के आप 70 लाख रुपए दोगे तो कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को, जैसे रीसेल करते हैं, उनके चार्जेस क्या है? ट्रांसफर फीस 50,000, 70,000, 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख एट करंट ऐसे एट 1.25 लाख वो ट्रांसफर। अब जो आदमी, एक नया लड़का या कोई भी आके एक चैम्बर परचेज करता है, 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख जो भी करे, या 25 लाख, उसके बाद 1.25 लाख रुपए तो ट्रांसफर के देगा। वकील क्या वकालत करेगा? डेकोरम अपना कैसे मेंटेन करेगा? इलेक्शंस होते हैं तो ये मुद्दे उठते होंगे, लेकिन इलेक्शन में मुद्दे ये नहीं होते हैं, फिर इलेक्शन तो इलेक्शन हो जाता है। सॉरी वो बात। और सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना। इलेक्शन में जब मुद्दे उठते हैं, लेकिन जब कोई भी नई बार आती है तो उस मुद्दे को भूल जाती है।
जैसे हमारी सरकार है वो हमारी बार बस के पास जमीन नहीं है। जब कोई भी मुद्दा है, एक तो ये तो बहुत बड़ा सा मुद्दा है चेंबर का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक छोटा सा मुद्दा कि बाहर जहाँ बैठते हैं वहाँ पीने का साफ पानी भी नहीं मिल पाता है। सर व्यूअर्स के लिए ना अगर एक्सप्लेन कर दीजिए कि बार की इम्पोर्टेंस क्या है क्या नहीं, जो लोग नहीं समझते उनके लिए प्लीज। बार की इम्पोर्टेंस ये है कि जिस तरह हमारे देश में चलाने के लिए हमारी सरकार होती है, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी बार होती है। जो हमारे चुने हुए मेंबर होते हैं, बार होते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी डिसीजन लेने वही ले सकते हैं। मैं इंडिविजुअल कोई डिसीजन नहीं ले सकता, हमारी जो बार है वही डिसीजन लेती है। तो बार जस्ट लाइक एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारी चुनी हुई जो सरकार होती है वैसे हमारी चुनी हुई बार होती है, रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ये मुद्दा नहीं दिखता कि 3/4 वकील जो है वो बिना चेंबर के ऑपरेट कर रहे हैं? तो सर ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हर इलेक्शन में होना चाहिए। इसमें तो 4 चैम्बर बने हुए हैं, जितने बार में हैं उनके पास 4 चैम्बर, वो क्यों सुनी किसी के बारे में? बार के पास जमीन है कहाँ तो बनाए। अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पे एक चैम्बर के ऊपर 3 चैम्बर बने हुए हैं। अगर वे कम से कम ये भी करे कि जिन वकीलों के पास चैम्बर, तो उन चैम्बर को रोट करते तो बहुत सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। जो चैम्बर्स की जो चैम्बर की क्वारी है वो वैसी खत्म हो जाएगी। अब आप अपने पीछे देख लो, पीछे नजर कैमरा घुमा लो, देखो कितनी बिल्डिंगें बनी हुई है। ये देखो अभी एक वकील जब चैम्बर रोट होगा तो वो दूसरा उन्होंने ऊपर बना लिया, तो बार को करना चाहिए कि ऊपर वाले चैम्बर किसी और को करे अलॉटमेंट। ये होना चाहिए ना, ये होता ही नहीं है। और बार ने कभी गवर्नमेंट से डिमांड भी नहीं की कि हमें जगह दी जाए वकीलों के लिए जिसपे कि हम चैम्बर्स अलॉट करें। बार ने कभी गवर्नमेंट से ये डिमांड नहीं की। सर ये डिमांड तो कायदे से रेज तो होनी चाहिए, रेज होनी चाहिए और गवर्नमेंट से होनी चाहिए। गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड करे एडवोकेट्स के लिए, जिसपे कि हर एक कोर्टों के आसपास इतनी लैंड हो जहाँ पे कि वकीलों के चैम्बर्स बन सके, और कम से कम 2 वकीलों को तो एक चैम्बर मिल सके, 3 को तो एक मिल सके, ऐसा हो। डार्थ ऑफ लैंड इतना है कि शेयर करने को तैयार है वो, पर चेंबर्स ही नहीं है। ऐड ऑन करना चाहूंगा, जब जुडिशरी अपने लिए कोई भी चीज चाहती है ना वो बना लेती है। एक्सटेंशन बिल्डिंग 30 शहरी के अंदर बना, कड़कड़डूमा के अंदर एक्सटेंशन बिल्डिंग बना। अभी एक रिसेंटली ये अपना गजानन ब्लॉक के पास में एक ओपन स्पेस था, वहां पर जुडिशरी ने उसको स्पेस को खाली करवा के अपने लिए कुछ जो है छप्पर जो है एनेक्सर बिल्डिंग बनाई। एनेक्सर बिल्डिंग के साथ में एक और जगह थी, वहां पर उसको क्लियर करके अपने लिए वो जुडिशियल पर्पस के लिए वहां पर जो है ना उसको स्पेस को कवर अप किया जा रहा है। अभी आप उस वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके पास भी कोई नई कोर्ट बन रही है, शास्त्री पार्क में कोर्ट बन रही है, गठाला में कोर्ट, वहाँ पे चैम्बर के लिए कोई जगह नहीं है। रोज एवेन्यू वहाँ पे कोई चैम्बर वकीलों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है। और वकील के पटियाला से जाएंगे, जाएंगे कहाँ खड़े हुए हैं, लॉबी में बैठते नहीं, तो वहाँ भी तो चैम्बर के अलावा करनी चाहिए उनको। अगर आप कोर्ट तो बना रहे हो उन्हें कि चैम्बर की व्यवस्था तो करनी चाहिए। अभी शास्त्री पार्क में कोर्ट बन रही है, नॉर्थ ईस्ट वाली बन रही है, वहाँ पे वकीलों के लिए कोई अभी चैम्बर का कोई वो नहीं है। बन जाएगी, प्रोविजन ही नहीं रखे, कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं रखता। कोर्ट तो बना लेंगे, कोर्ट के लिए अपनी जगह कर लेंगे, मगर वकीलों के लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं रखेंगे कि उसके पास में इतनी जगह हो कि अगर वहाँ पे 1000 वकीलों ने आना है तो कम से कम 500 लोगों के लिए तो वहाँ पे जगह हो। तो कम से कम इतनी भी जगह नहीं रखते। लिमिट करें वकील कितने बनने चाहिए एक साल में, कि अगर उनके चैम्बर नहीं तो वो वकील एनरोलमेंट कराओ अपना। कम से सरकार को ये तो सोचने के वकील नहीं बनने चाहिए इतने। प्रोफेशन पे टास्क कैसे लगाते हैं? तो फिर चैम्बर अलॉटमेंट करो, काम की व्यवस्था करो। नहीं मैं सरकार से नहीं आई सर, मैं तो मुद्दे उठाने आई हूं। आप भी नहीं कह रहे, आपके द्वारा माध्यम सरकार को जो है एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। बीसीआई जो है हमारी जो है गवर्निंग अथॉरिटी है, जो वो जो है एक 2-2 कमरे के जो है उनके कॉलेजेस को जो है ऑथराइजेशन दे रहा है, एफिलिएशन दे रहा है। 2 कमरे में क्या लो स्कूल्स चलेंगे, लो कॉलेजेस चलेंगे। आज आप जो है दिल्ली के आसपास के में चले जाइए, वहाँ पर 2-2 कमरे, 3-3 कमरे में लो कॉलेजेस चल रहे हैं। बच्चे वहाँ पर 100 बच्चे जो है ना डिग्रीज पा रहे हैं। तो क्या प्रैक्टिस करेंगे, क्या सीखेंगे 2 कमरे के कॉलेज के अंदर? तो बीसीआई को देखना चाहिए। बीसीआई जो है अपना एक ब्रीफ केस जो है नोटों का लेता है, अपना उनको एफिलिएशन दे देता है। भ्रष्टाचार है। हमारी जो बीसीआई है, जो गवर्निंग बॉडी है, वो एक भ्रष्टाचार का हब बन चुकी है। उसके अंदर वही जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, जो वही चुन के पिछले 20-25 साल से वही जो लोग हैं वही चुन के आ रहे हैं, वही चेयरमैन, वही वाइस चेयरमैन, वही उनके अदर सेक्रेटरीज वगैरह, अदर जो पोस्ट पे जो बंदे बैठे हैं वही पिछले 25 साल से सेम पर्सन है, कोई भी बदलाव नहीं आया है। और वो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लॉ कॉलेजेस खुलने लग रहे हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है। बीसीआई अपनी गाइडलाइंस को खुद फॉलो नहीं करता है और करोड़ों रुपया जो है उन 2 कमरों के जो है कॉलेजेस से जो है वो रिश्वत लेता है।
जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये सुना था कि प्रोफेशनल कोर्स होता है, लॉ आप डिस्टेंस से कर नहीं सकते, पर अब बहुत कॉलेजेस सुनने में आ रहे हैं हम लोगों को कि डिस्टेंस से भी कराते हैं। डिस्टेंस से करा रहे हैं, अभी पीछे डिस्टेंस से कराना शुरू किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, उसके बाद ये फिर बंद हुआ था। लेकिन अभी भी ये मुद्दा चल रहा है, BCI इस प्रोग्रेस में है कि इसको जो है अलाउ कर दिया जाए कि लॉ भी जो है कोरस्पोंडेंस या ओपन से कर दिया जाए, बहुत जल्द इसके ऊपर एक कानून आ जाए। आर यू नॉट अफ्रेड, थोड़ा डर नहीं लगता आपको टू एक्चुअली बी सो ऑनेस्ट शर्मा सर? कभी कभी डर तो लगता है, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। बताइए। कभी कभी तो लगता है कि हम अथॉरिटीज के अगेंस्ट में जाएंगे, हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन अगर एक के जो है कुछ इनिशिएट करने से अगर कुछ सुधार होता है तो उसमें समाज में कुछ सुधार होगा, तो मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा, मैं उसे चाहूँगा कि समाज के अंदर सुधार हो। आज के वक्त में क्या है, हर कोई सोचता है कि भगत सिंह हो पड़ोसी के घर में हो, अपने घर में ना हो। किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और जब तक कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा तब तक इसके अंदर सुधार नहीं आएगा। एंड हमारा जो है एक नोबल प्रोफेशन है, सोशल प्रोफेशन है, हम लोगों को सिखाते हैं। आज हम खुद परेशान है तो किसी को क्या न्याय दिला पाएंगे, क्या सिखाएंगे? ये बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज सर्वाइवल के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और भ्रष्टाचार इतना जो है जड़ पकड़ चुका है कि उसकी नींव को हिलाना बहुत आसान नहीं। मैं प्रो बोनो से रिलेटेड सवाल पूछती, पर वही है कि जैसे आपने कहा कि आजीविका के लिए ही इतना स्ट्रगल है, तो हम कहाँ से सोच लें कि किसी और की भी मदद कर पाएंगे? किसी और जी पिछले 20 साल से ये सुनने में आ रहा है कि 30,000 कोर्ट के चैम्बर टूटेंगे 20 साल से। और पहले से मैंने तो इतनी बोल रहा हूँ जितनी मेरी वकालत है वहाँ बोल रहा हूँ मैं, 20-22 साल की है। मैं उससे पहले जब से सुनते आ रहे हैं, आज तक तो ये टूटी नहीं है, और टूटे भी नहीं। अगर टूटे तो अच्छे से बने ताकि भाइयों का कुछ उद्धार हो सके। डेकोरम तो बना है, वकील कम से कम रह गया, मैं वकील हूँ। अब यहाँ पे रोड पे खड़े होकर हम क्लाइंट से बात करें, क्लाइंट क्या कहेगी, हमारे वकील साहब है। ये है डेकोरम का यहाँ का हाल। तो आपसे गुजारिश है कि इस मुद्दे को उठाएं और इसमें कुछ कार्रवाई। आप लोग की मांग क्या है प्लीज? मैं सही में चाहूंगी मांग तो मैंने आपको बताई कि जितने चैम्बर जिसके अलॉटमेंट हो रखा है और जिन्होंने बिल्डिंग बना रखी है, जिन वकीलों के पास चैम्बर नहीं है उनको चैम्बर उनमें से दिया जाए, ये डिमांड है हमारी। तो सुने का तो कोई है नहीं, पर कहने को ठीक है, कह तो रहे हैं, कोशिश तो कर सकते हैं सर। बस मैं आपको एक चीज होगा, आपने जैसे होता है ना, एक बार आपने जितने कॉलेज खुले हुए हैं ना जिनके नाम है, एक बार आप उनका मुआयना करना कि वहाँ कितने टीचर पढ़ाने वाले। वकील साहब ने एक मुद्दा बताया ना कि 2 कमरे हुए और आपने लोग के वो ले लिए, तो उसके लिए भी एक बार आप कवर करना होगा। इसमें सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ पार्किंग पड़ी है, पार्किंग पे बना के चैम्बर जो एग्जिस्टिंग है उनको वहाँ दे दिया जाए, फिर ये जगह खाली हो जाए तो इस पे दोबारा से बना के और लोगों को भी दिया जाए। ये सजेशन है, अगर इसको मानते हैं तो। इसके अलावा हम ये चाहेंगे कि बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है, उसमें मल्टी स्टोरीज जो है, पार्किंग्स बनाए, उसके अंदर मल्टी स्टोरी आप जो जैसा रोहिणी के अंदर बनाया, द्वारका के अंदर है मल्टी स्टोरी, आप 14-15 फ्लोर की जो है एक बिल्डिंग बना दे, जिसके अंदर जिन एडवोकेट्स के पास अपने खुद के चैम्बर नहीं है उनको अगर आप अलॉट कर दें, इंडिविजुअल सिंगल चैम्बर को 2 या 3 बंदों को कर दें, तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू दी न्यू कमर्स। उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प होगा। और इसके अलावा जो करप्शन की बातें मेरे सीनियर्स ने कही है, उनके ऊपर अगर रोकथाम हो सके तो इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। 2010 में मैंने चैम्बर अप्लाई किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, 15 साल पहले। 15 साल पहले, और अभी तक वहाँ से किसी तरह का कोई मैसेज भी आया नहीं कि भाई आप इस लेवल तक आ गए हो, या आपको सीनियरिटी के हिसाब से तब चैम्बर मिल जाएगा, या कुछ यहाँ प्रोसेस हो रहा है, कुछ नहीं पता। वो बस फॉर्म रखा है 15 साल से, और वो देख रहे हैं वो कब भाग जाएंगे, अब कुछ पता नहीं है, कुछ टाइमलाइन कुछ ऐसा। स्क्रैच से एक बार प्रोसेस समझाएंगे कि चैम्बर के लिए अप्लाई करने का शुरू से लेकर अंत तक क्या? हमारा हाथ में एक ही पार्ट है अप्लाई करने का, बस इसके बाद सारा प्रोसेस है बाहर के हाथ। और वो पता नहीं है, मतलब वो पता नहीं है, किसी की भी नॉलेज में नहीं है, लेकिन वो पता है जब हो ना, जब कोई एक्शन करे, एक्शन लेना इतना आसान नहीं काम। सरकार जितनी भी बनती है ना, सब लाके देते हैं, हम ये करेंगे, और बनने के बाद वो सारे उसके अपोजिट ही करते हैं। तो इसलिए जब तक ईमानदारी उसमें नहीं आएगी बार में, तब तक कैसे काम चलेगा? तो इनको सोचना चाहिए, कुछ बढ़िया काम करें। स्पेस का मुद्दा अकेले उन वकीलों का नहीं जिनके पास चेम्बर्स नहीं, उनका भी है जिनके पास चेम्बर्स तो हैं पर बेहद छोटे, और इन तंग चेम्बर्स की कीमत आपको चौंका देगी। मिलिए सुशील कुमार वर्मा से, एक और एक्सपीरियंस्ड लॉयर, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज सोनीपत से आना जाना करते हैं। अपना चेम्बर तो है पर जगह काफी तंग।
नमस्कार, सुशील कुमार वर्मा, चैम्बर नंबर में। मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चैम्बर मेरा 2011 से। डिफिकल्टीज बहुत होती है। यहाँ पे मैं आया जब कोई खाली जगह थी नहीं। ये वकील साहब जिनका पहले था वो एक्सपायर हो गए थे, उनके बच्चों से मैंने खरीदा है जी। नो 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 नो, ये मैंने अपना खरीदा है। ये मैंने उस टाइम पे 1 लाख से ऊपर खरीदा था खाली जगह 2011 में। खाली बाकी खुद बनवाया। 2011 में खरीदा था मैंने ये उस टाइम जी। खाली जमीन और ये बनाया बाद में। कितनी होगी जमीन सर? ये मेरे ख्याल 13x4 थी। बाकी दीवार वगैरह खड़ी करने फिर 13x3 रहेगी। लेकिन यहाँ पे जगह थी नहीं ना, जगह ही नहीं थी। ये तो कोई एक्सपायर हो जाता है या कोई बेच जाता है, वकालत छोड़ दी, तो वो है। वैसे जगह नहीं है 30,000 में कहीं कोई जगह। चैम्बर देखो, आप कोई भी काम करते हो बैठने की जगह तो चाहिए किसी भी ऑफिस के लिए। और हम तो फिर वकील है, बाहर से क्लाइंट भी आते हैं, उनको आप बिठाओगे नहीं ढंग से, उनकी बात सुनोगे नहीं, अपनी कहोगे नहीं तो कैसे। विनय कुमार सिंह एक अत्यंत सक्षम और अनुभवी वकील। उनका वकालत को लेकर पैशन, गहराई और वकीलों से जुड़े मुद्दों की समझ सराहनीय है। डिग्निटी की बात मत करो भाई साहब। लॉयर की डिग्निटी यहाँ पे मेंटेन हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं हो पाएगी। लॉयर जो डिग्निफाइड प्रोफेशन है वो कम से कम लोअर कोर्ट में नहीं मेंटेन हो रहा है। पहले तो आप ये देखिए कि कोई प्राइवेसी नाम की चीज है ही नहीं। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है, ना ही जो कंपार्टमेंट है। जैसे अगर आप जानते होंगे मैनेजमेंट या आईसीआईसीआई बैंक में जाएं, कहीं भी जाएं, अगर उनका एक वर्किंग टेबल है तो वो एक एरिया है जो कवर अप है, जहां कोई प्राइवेसी पॉसिबल है। यहाँ पे कोई प्राइवेसी पॉसिबल नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, बगल वाले भाई साहब सुन रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लाइंट को ना तो कोई सर्विस दे सकता हूं, ना कोई लीगल ओपिनियन दे सकता हूं, ना मैं चार्ज बता सकता हूं। हमें यहाँ पे जैसे ढाबा है या छोटा मोटा रेस्टोरेंट है या मान लिया कोई वैसा सेक्लूडेड प्लेस है, समटाइम्स वी सिट इन द कोर्ट ऑल्सो, because if the court is vacant we can sit in the court and we can discuss the things, but not here at least. सबसे बड़ी बात है कि ये कोर्ट है और बार बार सुप्रीम कोर्ट कहती है कि लोअर कोर्ट में शुरुआत होती है जस्टिस लेने की प्रक्रिया। अब ये लोअर कोर्ट है जिसे लोग कचहरी के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ से जस्टिस लेने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और यहाँ बेसिक एमिनिटीज ही नहीं है, तो मैं क्या विदाउट बेसिक एमिनिटीज खुद अवेल किए हुए क्लाइंट को मैं जस्टिस दिला पाऊंगा? जैसे हमने वकालतनामा फाइल किया तो 25 रुपया का हमें वेलफेयर देना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को। वो किस लिए? हमारा क्या वेलफेयर है? हमें क्या ये इनह्यूमन तरीके से जो हमें दिया जा रहा है यही है? हम अगर बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, बार एसोसिएशन की मेंबरशिप देते हैं, इलेक्शन में होता है ना कि कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि जिसका 31 मार्च तक का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है उसी के पास राइट टू वोट है। यानी कि जिसका 31 मार्च 2025 तक का तो हमने दे रखा है। लेकिन क्या इस चीज के लिए दे रखा है? यही बेसिक एमिनिटीज है। बात यह है कि आपको जो फंड मिल रही है गवर्नमेंट से, उससे हमें क्या दे रहे हो? हम भी तो कोर्ट के ही बच्चे हैं ना। वो जैसे कोर्ट में जो जज बैठा है वो हमारा ही पेरेंट, बार पेरेंट होती है, उनको भी लाइसेंस बार देती है। उनको हमारी केयर करनी चाहिए, नहीं करते हैं। शिकायत है, मुझे कोई खास शिकायत नहीं है, ना करें, लेकिन सीट पे बैठने के बाद उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि यही बार है जो उनको भी लाइसेंस देती है और इसी बार में प्रैक्टिस करके वो जज बनते हैं। लेकिन बाद में उनकी फैसिलिटीज देख लो। आप जजेस को ऐसा बैठा पाओगे? अगर मैं कहूं कि नहीं जी पब्लिक जजेस होंगे, पब्लिक हियरिंग होगी, भाई साहब रियलिटी ये है इंडिया में कि
जहां पे बेल पिटीशन में भी आज क्या होता है कि नहीं जी कोर्ट से बाहर जाओ, इन कैमरा प्रोसीडिंग है। बेल में कौन से प्रोविजन के तहत बेल में है इन कैमरा प्रोसीडिंग? और आप यहां पे चाहे रेप के विक्टिम के साथ आप डील कर रहे हो, आपको कोई प्राइवेसी नहीं। ये रियलिटी है। आप कहते हो, आपने लॉ बना दिया कि रेप विक्टिम का आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। इस पब्लिक प्लेस पे आप कैसे इंश्योर करोगे कि यहां से आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी? मैं अंबानी नहीं हूं और ना ही अंबानी के यहां काम करने वाला कोई आदमी हूं। मैं लॉयर हूं और कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के अपने क्लाइंट के जस्टिस के लिए लड़ने वाला एक अदना सा लॉयर हूं। दिल्ली में कितने ही वकीलों को लोअर कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस माने कचहरियों में अपने काम के लिए अलग चेम्बर्स नहीं मिलते। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में लगभग 1,65,000 रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं, मगर चेम्बर्स अवेलेबल हैं सिर्फ 7,745, जो ज्यादातर 30,000 कोर्ट में है। ये कमी एक बड़ी स्पेस प्रॉब्लम को दर्शाती है जो भावी लॉयर्स के लिए बेहद चिंताजनक है। इसके साथ ही प्रैक्टिसिंग वकीलों के काम पर चेम्बर्स की कमी खासा असर डालती है। जिन लॉयर्स से हम आज मिले उनकी बातें बेहद प्रभावशाली हैं, पर एक सवाल आपके साथ छोड़ जाती हैं। इतनी सटीक दलील देते उनके जैसे कितने ही वकीलों की उन्नति सिर्फ इस वजह से लंबित हो जाती है क्योंकि उनके पास चेम्बर्स नहीं है। चार दीवारी और उस पर छत कितनी ज्यादा जरूरी होती है एक वकील को वकील बनाने के लिए? क्या उनका ज्ञान, अनुभव, टैलेंट कुछ नहीं जब तक उनके पास चेम्बर नहीं? ये सवाल आपके बूझने के लिए छोड़े जाते हैं। विचार जरूर कीजिएगा।